बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कल 13 जनवरी को एहतसाब अदालत इमरान खान और बुशरा बेगम के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड वाले केस का फैसला सुना रही है। इस केस के फैसले का जो पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं उन पर क्या असर मुरतब होगा। और फिर ये जो एक बयानिया बना रहे हैं पीटीआई वाले, ये कह रहे हैं जनाब हमें पता है सजा हमें मिलनी है। जी हमें पहले ही पता है, लेकिन इमरान खान ने क्या माली फायदा उठाया है उससे। वो तो एक ट्रस्ट है अल कादर यूनिवर्सिटी, जो रकम मिली थी मलिक रियाज से या जो जायदाद जमीन अराजी मिली थी उसमें तो जनाब अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बन गई हुई है। तो वो तो ट्रस्ट है, इमरान खान को उसका क्या फायदा है। ये एक बयानी है जो मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मंजन का भी हम दिया पंचा करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं ये मामला है क्या। असल में जो शहजाद अख्तर साहब थे ना साहब के मामले खसूसी इमरान खान के, वो शरीफ फैमिली को फंसाना चाहते थे। इन्होंने शिकायत की किसी न किसी अंदाज में नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया को। एक जायदाद का सौदा हुआ था जो खरीदी थी मियां नवाज शरीफ के साहबजादे से मलिक रियाज साहब ने, उनकी फैमिली ने। तो उस बुनियाद पे इन्होंने वहां चले गए, जनाब ये जनाब देखें ये पैसा कहाँ से आया है, ये जायदाद कहाँ से आई थी। वहां से वो इंक्वायरी शुरू हुई थी और बरतानिया में एक नया कानून आया था कि अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ जो है, यानी ऐसी जायदाद ऐसे असासे जिनकी कोई वजाहत मौजूद नहीं है उसके मालिक के पास, तो उसकी इंक्वायरी हो सकती है। और वहाँ के कानून के मुताबिक, जिस कानून का मैंने अभी जिक्र किया है, वहाँ ये समझा जाता है कि जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये वो दौलत है जिसकी वजाहत पेश नहीं कर सका मालिक, तो ये दूसरे मुल्क से या जिस मुल्क का वो शहरी है या किसी और मुल्क से वो लूट कर बरतानिया में लेके आया है। और फिर इंक्वायरी के बाद वो जो रकम है वो उसी मुल्क को वापस कर दी जाती है जिस मुल्क से वो लूट मार करके लाई जाती है। तो अब इस केस में इंक्वायरी शुरू होती है। वो जो मियां नवाज शरीफ के साहबजादे हैं वो वाला केस तो वो तो हो जाते बरी, लेकिन ये मलिक रियाज साहब फंस जाते हैं। इनकी जो फैमिली है वो फंस जाती है इस केस में, और करोड़ों रुपए के बैंक अकाउंट होते हैं इनके, वो मुंजमद हो जाते हैं। और 5 करोड़ पाउंड मालियत का एक घर होता है, एक बिल्डिंग होती है हाइट बार के बिल्कुल सामने। वो पता चलता है जनाब ये अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है। तो फिर वो इनके साहबजादे साहबजादियाँ दामाद जो वहाँ जिनको मिले हुए थे, वीज़े मिले हुए थे, उनके वीज़े कैंसिल हो जाते हैं, उन्हें बरतानिया बदर कर दिया जाता है। और इस मामले में जो शहजाद अख्तर साहब हैं वो बड़े इन होते हैं, वो नेशनल क्राइम एजेंसी वालों को डराते भी हैं, बड़ा पैसा है, बड़ी देर तक जनाब ये आपको लटकाए रखेगा कि इसको बड़े बड़े वकील करेगा वगैरह वगैरह, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन वहाँ जो कानून है उसके मुताबिक यही है कि वो उस रियासत को, उस मुल्क को वापस करनी होती है दौलत जिस मुल्क से वो लूट के लाई जाती है। अब इनके दरमियान कोई महादा होता है और ये महादा होता है कि इस महादे को खुफिया रखा जाएगा। और रकम जो है ये हुकूमत पाकिस्तान के जो एनसीए की प्रेस रिलीज है उस दौर की, उसमें ये कहा जाता है कि जनाब ये फैसला हो गया और ये जो रकम है ये हुकूमत पाकिस्तान के हवाले की जा रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि जो काबीना इमरान खान वाली काबीना है जिसमें ये खुफिया तौर पर बंद लिफाफे में इसकी मंजूरी ली जाती है कि जनाब ये रकम जो है ये पाकिस्तान एक अकाउंट देना है एनसीए को, कि इस अकाउंट में ये रकम जो है ये भेजी जाए। तो जाहिर है इसकी काबीना से मंजूरी लेना जरूरी है। 3 दिसंबर को 2019 को अजलास होता है काबीना का, और वहाँ जो काबीना के अरकान थे जिन्होंने मंजूरी दी बंद लिफाफे में, वो गवाही देते हैं। परवेज खटक साहब की जो बात कर लें, वो गवाही देते हैं एहतसाब अदालत में। वो ये बताते हैं कि जनाब शहजाद अख्तर साहब जो एक बंद लिफाफा लेके आए थे और हमें ये बताया गया कि बरतानिया में कुछ ब्लैक मनी पकड़ी गई है और वो पाकिस्तान की रकम है। तो वो रकम वापस लाने के लिए ये हम जो समरी जो है ये बगैर देखे जनाब आप इसमें ना दस्तखत कर दें। ये है जनाब 3 दिसंबर का वाकया। अब ये तफसीलात नहीं बताई जाती कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो मंजूरी दे दी जाती है। अब होता ये है कि इससे पहले जो मलिक रियाज साहब हैं बहरिया टाउन वाले, इन्होंने जो कराची में प्रोजेक्ट शुरू किया था बहरिया टाउन का, तो वहाँ इन्होंने जो सरकार है सस्ते दामों ज़मीन ली, सरकारी ज़मीन। तो सुप्रीम कोर्ट के साकम निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब आपने तो 460 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है, तो ये रकम जो है आप ये अदा करें। तो उसके लिए
सुप्रीम कोर्ट ने एक अकाउंट खोल दिया कि जनाब इस अकाउंट में आप जो अपने जुर्माने की रकम जो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आप जमा करवाया करेंगे। तो इन्होंने काबीना ने ये मंजूरी दे दी कि जनाब ये रकम है, ये जो मलिक रियाज साहब वाला अकाउंट है जुर्माने वाला, उसी में 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो जमा करवा दिए जाए। यानी जो चोरी की रकम बरतानिया में पकड़ी गई, काला धन पकड़ा गया, वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया और हुकूमत पाकिस्तान जो है, इमरान खान साहब जो है, वही रकम मलिक रियाज साहब को वापस कर रहे हैं, ले जनाब ये आपके अकाउंट में जुर्माने के मद में ये रकम जो है हमने दे दी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि काबीना जो है इसकी मंजूरी देती है 3 दिसंबर को, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं शहजाद अकबर साहब जो वहां मुलाकातें भी किया करते थे रियाज साहब से, मलिक रियाज से, और एक वीडियो भी आ गई थी जनाब वो गाड़ी के पास खड़े हुए और ब्रीफ केस गाड़ी में रख रहे हैं और ये पैसे पुसे दे रहे हैं इनकी फैमिली वाले उनको, इस तरह की वीडियो भी एक आ गई थी ना। शहजाद अकबर साहब ने भी इसमें माल कमाया, बाकी लोगों ने भी सारा माल कमाया। तो ये शहजाद अकबर साहब जो हैं ये 6 नवंबर 2019 को ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला अकाउंट है ना मलिक रियाज वाला, ये एनसीओ को दे देते हैं। यानी मंजूरी बाद में होती है और अकाउंट वो वाला पहले दे दिया जाता है एनसीए को। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। और फिर उसके एवज इन्होंने क्या लिया, इन्होंने ये लिया जनाब कि ये तारीखें और सन जो हैं ये जरा काबिल गौर हैं कि अप्रैल 2019 को अल कदर यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल अराजी जो है वो मलिक रियाज साहब सहाबा के करीब जो है वो इनको दे देते हैं जनाब, ये आपकी हो गई। ये है अप्रैल 2019 की बात। और उसके बाद जुलाई 2021 में जो इनकी फ्रंट वोमेन थी फरह शहजादी साहबा, जिसे उर्फियाम में फरा गोगी कहते हैं, उनके नाम जनाब मोड़ा नूर इस्लाम में ये 240 कनाल अराजी जो है उनके जरिए ये जो मुलजमान है दोनों ये हासिल करते हैं और 285 मिलियन रुपए जो है वो माली फायदा अलग से उठाया जाता है। और फिर जो अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है वो भी मलिक रियाज साहब तैयार करके देते हैं। अब ये मलिक रियाज साहब को 190 मिलियन पाउंड यानी उस वक्त को 38 अरब रुपया बनता था। उस वक्त का जो अगर रेट लगाया जाए पाउंड का, तो उसके एवज ये अरबों रुपए का फायदा उठाते हैं, जमीन की शक्ल में, बिल्डिंग की शक्ल में और माली मफादात की शक्ल में। तो फिर एक बात होगी। दूसरी ये ट्रस्ट वाली बात कर रहे हैं तो ये ओपन एंड शट केस है मेरे ख्याल में। ये जो नया कानून आया ना नैब का, तरमीमी कानून है, जिसको इमरान खान ने चैलेंज भी किया था और सुप्रीम कोर्ट में इनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई थी और वो जो पार्लियामेंट ने तरमीम की थी उसको उन्होंने बरकरार रखा। तो उसमें यह है कि काबीना के फैसले के खिलाफ नैब कार्रवाई नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत में कार्रवाई की जा सकती है कि अगर काबीना या किसी वजीर का अगर फैसला है बतौर वजीर, तो फिर उसने उस फैसले के एवज या उस इकदाम के एवज करप्शन की हो, माल कमाया हो, तो ये इसी इल्ज़ाम के तहत, इसी कानून के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। इन्होंने करप्शन की है, वहां उनको 190 मिलियन पाउंड का फायदा दिया और उसके एवज अरबों रुपए का फायदा जो है इन्होंने और बुशरा बेगम ने, दोनों ने मिलकर। बुशरा बेगम इसमें कैसे आती है? अब ये है कि ये ट्रस्ट बनाते हैं। ये जो ट्रस्ट है ये 2019 में बुशरा बेगम, इमरान खान और बाबर रवान जो वकील थे इनके और जुल्फी बुखारी वगैरह, बाद में ये फिर निकल गए उसमें बाबर रवान साहब, और फिर जो इसमें 2 ट्रस्टी रह गए, इमरान खान और बुशरा बेगम। ये 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर एक दफ़ा फिर इसमें तरमीम की गई जो ट्रस्ट डीड है उसमें, और फिर उसमें ज़ियाल मुस्तफ़ा और इस तरह के कुछ और लोग जो हैं वो शामिल किए गए। अब इस केस में कई एक लोग भगोड़े हैं। 18 दिसंबर को इस केस का फैसला महफूज हुआ था। पहले 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, फिर 6 जनवरी को सुनाया जाना था। अब ये 13 जनवरी को इस केस का फैसला जो है ये सुनाया जा रहा है। अब इसमें 6 के करीब जो मुलजिम है वो भगोड़े हैं, अदालती मफरूर हैं। उनका केस जो है वो अलग कर दिया गया। उसमें मलिक रियाज साहब हैं, उसमें ज़ियाल मुस्तफ़ा, नसीम, मेरे ख्याल पूरा नाम है वो हैं, फरा गोगी हैं, जुल्फी बुखारी हैं, इस तरह के लोग जो हैं ये मफरूर हैं। 6 लोग, उनका केस अलग है। अब इसमें ना फरा गोगी की शहादत हुई है, ना
मलिक रियाज की शहादत हुई है, जैसे वाले से जो खबरें चल रही वो दुरुस्त नहीं है। सिर्फ यही शहादतें जो है 35 के करीब शहादतें हुई हैं, उसमें कबीना गैर खान, साबकर खान जैसे उनके बयानात भी शामिल हैं। तो वो सारे उसकी बुनियाद पे ये इस केस का फैसला जो महफूज किया गया था, जो 13 जनवरी को सुनाया जा रहा है। अब जो ट्रस्ट वाला जो सौदा बेच रहे हैं कि जनाब ये ट्रस्ट जो है ये इमरान खान को क्या फायदा। अच्छा आप देखें, एक ट्रस्ट डीड होती है, आप चलो अपने आप पे ही देख लें कि आपके पास एक जायदाद है 1-2 एकड़, तो आप वहां कहते हैं जनाब आप वो किसी मस्जिद को वक्फ कर देते हैं, ये है ट्रस्ट। और जो ट्रस्ट डीड है वो ये बताती है कि जनाब वहां जो जायदाद आपने वक्फ की है और जो आप मस्जिद बना रहे हैं उसी ट्रस्ट के ताबे, तो उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में कौन शामिल होगा, इमाम मस्जिद का तकर्रर कैसे होगा, ये सारी ट्रस्ट डीड में चीजें तय होती हैं। अगर कल को ये ट्रस्ट जो है ये टूट जाता है तो फिर इस जायदाद की हैसियत क्या होगी। क्या ये ट्रस्ट है ये चैरिटी कबूल करेगा, अतियात कबूल करेगा, खैरात वसूल करेगा, ये सारी चीजें तय होती हैं। अब ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जनाब अगर वो यूनिवर्सिटी बन गई है, वहां स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं तो जनाब को फायदा नहीं उठा रहा, मुझे क्या फायदा उसका। भाई साहब आपको फायदा ये है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है उस ट्रस्ट में जो शामिल है, जो करता धरता है, वो कौन लोग हैं, वो आप हैं और आपकी अहलिया बुशरा बेगम है, एक बात। और दूसरी बात ये कि वहां वाइस चांसलर का तकर्रर कौन करेगा, वहां जो टीचर्स हैं असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे, मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगी, उनकी तनख्वाहें होंगी, उसका तयन कैसे होगा। और जो ट्रस्ट डीड है उसमें यह भी तय किया जाता है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर हैं वो क्या अपनी मेहनत के एवज, अपनी खिदमात के एवज कोई इवजाना लेंगे। वो अगर आप उसमें तरमीम करके अपने लिए तनख्वाहें मुकर्रर कर लेते हैं, जैसे शौकत खानम ट्रस्ट जो है इसमें जो पूरी फैमिली तनख्वाहें नहीं लेती तो फायदा नहीं होता। यानी पूरी यूनिवर्सिटी पे जो कंट्रोल है इंतजामी तौर पे और मुलाजमतों के हवाले से और भर्तियों के हवाले से और फीसों के तयन के हवाले से, वो किसका है, वो ट्रस्टीज का सर कंट्रोल है। तो फायदा क्यों नहीं, वो आपकी पूरी जायदाद बन जाती है यार। और दूसरी बात यह है जो मैंने कहा था ना कि इसमें तारीखें काबिल गौर हैं। वो काबिल गौर ये कि जो अप्रैल 2019 में ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन देते हैं 458 कनाल मलिक रियाज साहब, तो ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है ये ट्रस्ट डीड के मुताबिक कब रजिस्टर्ड होता है, ये रजिस्टर्ड होता है दिसंबर 2019 में। यानी जायदाद पहले इनके पास आ जाती है और यूनिवर्सिटी वाला जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट डीड के मुताबिक जो प्रोजेक्ट है वो उसके कोई 5-7 माह यानी अप्रैल और दिसंबर में जाके, अप्रैल में वो जायदाद इनको मिलती है अराजी और दिसंबर में 2019 में ये प्रोजेक्ट जो है ये रजिस्टर्ड होता है। और दूसरी बात ये है कि जो उस वक्त ये चैरिटी अतियात ले ही नहीं सकते थे। जिस वक्त मलिक रियाज ने इनको जो जायदाद है ये मुंतकिल की है, अराजी जो है यूनिवर्सिटी को दी है, उस वक्त वो ट्रस्ट जो है वो चैरिटी कबूल ही नहीं कर सकता था वो। और हाँ, जो बुशरा बेगम है उन्होंने तो 24 मार्च 2021 को बतौर ट्रस्टी अलकादर यूनिवर्सिटी दस्तावेज पर दस्तखत किए थे, ये जहन में रखिएगा। और वो चैरिटी क्यों वसूल, वो जो है ना हमारा एक पंजाब चैरिटी कमीशन है, पंजाब चैरिटीज कमीशन, ये उसमें उससे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो कहता है कि जब ये जो ट्रस्ट है, ये जो अदारा है, ये अतियात या खैरात जो है ये वसूल कर सकता है, वो तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा था इनको। ये फिर लाहौर हाई कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जो कमीशन है पंजाब चैरिटी कमीशन ने उसको हुक्म दिया था और ये चैरिटी के तौर पे इनको जो सर्टिफिकेट मिला है कि चैरिटी आप ले सकते हैं, वो मिला है 17 फरवरी 2022 को। उससे पहले भाई साहब जो आप रिश्वत वसूल करते रहे हैं मलिक रियाज से चैरिटी की मद में, तो वो तो चैरिटी आप वसूल ही नहीं कर सकते थे। और दूसरा ये कि जब मैंने अर्ज किया ना कि आप अपना ही अंदाजा लगा लें कि अब अगर कोई जायदाद वक्फ करना चाहते हैं किसी मस्जिद के लिए या किसी फलाही काम के लिए, तो फिर वो आपकी अपनी जमीन होती है। ये जो जमीन है ये मलिक रियाज की है और वक्फ कर रहे हैं इमरान खान साहब। अब देखें ना जो बोर्ड ऑफ जो
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, उसमें उस वक्त जुल्फी बुखारी साहब भी थे जब मफरून हैं, बाबर अवान साहब भी थे, बुशरा बेगम, इमरान खान, वज़ी मुस्तफ़ा, फरद शहजादी। इन्होंने उस ट्रस्ट में क्या जमा करवाया है, इन्होंने क्या वक्फ किया है, ये भी देखें ना। जो वक्फ है वो तो अपनी जायदाद से शुरू होता है, इन्होंने इधर से पकड़ी और इधर उस पर काबिज होकर बैठ गए ट्रस्ट बना के। और जो मैंने बताया कि जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज होते हैं उनके कितने इख्तियारात होते हैं, इन्होंने कुछ नहीं दिया। और दूसरी ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये 17 फरवरी 2022 को इनको सर्टिफिकेट मिला चैरिटी का, तो उससे पहले ये रकमें कैसे वसूल करते रहे। ये इनका जो बयानी जो मंजन बेच रहे हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ ना। वो तो फलाही इदारा है, फलाही इदारे की हकीकत मैंने आपके सामने रख दी है। ये चैरिटी सर्टिफिकेट से पहले कैसे इन्होंने वो जो अतियात हैं वो कबूल कर लिए। और दूसरी ये बात है कि ये फैसला जो महफूज हुआ था, तो अब 13 जनवरी को कल ये फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। तो जो शवाहद हैं सामने अब तक के, अब ये नहीं पता कि जज साहब किस नतीजे पे पहुंचते हैं, लेकिन जो शवाहद सामने आए हैं, जो शहादतें हैं, जो हिस्ट्री है इस केस की, उसको अगर बगौर देखें, और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं उसको इस केस को फॉलो भी करते रहे, उनमें मैं भी शामिल हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि ये इसमें इनका जुर्म जो है बुशरा बेगम का और इमरान खान दोनों का ये साबित होता है। और बुशरा बेगम साहबा जो हैं उन्होंने और इमरान खान ने मिलके ये सारा जो फ्रॉड ये इसको कहा जा सकता है, ये पूरा फ्रॉड की है, करप्शन की है। और मुझे ये लग रहा है कि नैब ऑर्डिनेंस में पहले भी इमरान खान साहब को सजा हो चुकी है नैब ऑर्डिनेंस के तहत तोशाखाना केस में। तो इसमें अगर एक ही जुर्म बार बार किया जाए तो जब दोबारा मुकदमा आता है तो उसमें फुल डोज दी जाती है। इसलिए मुझे ये लग रहा है फैसला क्या आना है ये तो पता चलेगा कल 13 जनवरी को 11 बजे के बाद अडयाला जेल में फैसला सुनाया जाएगा। नासिर जवेद राना साहब जो है इस केस की समाअत करके उन्होंने फैसला महफूज किया था, वो ये फैसला जो है वो अनाउंस करेंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं इनको फुल डोज इस केस में, यानी 14 साल कैद की सजा मिलने वाली है, 10 साल के लिए नहल हो जाएंगे असम्बली की रुकनीत के लिए, और फिर जो मुतलका जायदाद है ये सारी वक्त सरकार जो है ये जब्त कर ली जाएगी। और मे भी ये मेरा हंच है कि मे भी बुशरा बेगम साहबा जो हैं उनको कुछ कम सजा हो, 10 साल तक सजा हो। और ये क्योंकि करप्शन का केस है इसलिए भी इमरान खान को 14 साल सजा जो है वो होती हुई नजर आ रही है। तो ये सजा 10 साल होती है या 14 साल होती है, मेरा ख्याल ये इतना अहम नहीं है। इससे ज्यादा अहम बात यह है कि आगे क्या होने वाला है। आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठी हुई है, पहले भी आउट ऑफ टर्न इनकी अपीलें लगती रही हैं। ये इस केस में ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है इसमें बुशरा बेगम की जमानत तो साहब अदालत ने ले ली थी और हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत भी ले रखी है। अब अगर ये जाता है और वहां जिस तरह का माहौल है तो फिर गुड टू सी यू, जो भी आप कह लें उसको, तो इनको फौरी तौर पर रिलीफ भी मिल सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रिलीफ इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि एक तो जो जजमेंट अनाउंस करने में तखीर हुई है, तो शायद उसकी वजह ये हो कि जज साहब ने जो शहादतों की कड़ियाँ आपस में मिलाई होंगी तो वो ठोस बुनियादों पे उन्होंने मिलाई होंगी, तो ये मुश्किल हो जाता है फिर अपीलेट कोर्ट के लिए भी। जनाब ये इतना पक्का केस है तो इसको कैसे हम मुलजिम को रिलीफ दें। और दूसरा ये कि 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होने वाला है, 4 नए जज जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो आने वाले हैं। तो अगर वो जज आ जाते हैं तो पहले तो अपील के लिए ये अप्लाई करेंगे ना मुसद्दका नकल के लिए, फिर उसमें कुछ टाइम लग जाएगा, फिर ये कुछ टाइम है मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर इन्होंने अपील फाइल करनी है, उसके साथ में जमानत की दरखास्त भी फाइल करनी है। ये फौरी तौर पे लगना कोई ज़रूरी नहीं कि फौरी तौर पे उस केस की समाअत जो है वो शुरू हो जाए, वो टाइम लग सकता है। वो चीफ जस्टिस जो हैं उनकी मर्जी है या रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसकी मर्जी है, फिर वो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो चीफ जस्टिस के पास मामला भेजते हैं, वो आगे पीछे हो सकता है। अगर नए जज आ जाते हैं तो फिर जो मामला और होगा। अगर फौरी तौर पे जो मौजूदा जजेज हैं उनमें से 2 जजों पर मुश्तमिल, क्योंकि ये साहब का जो केस होता है इसको 2 जज डिवीजन बेंच जो है वो सुनता है, कम से कम 2 जजों पर मुश्तमिल जो है वो बेंच होना चाहिए।
जो समाप्त करता है, फिर कुछ और सूरत बन सकती है। और दूसरी बात यह है कि क्या ये जो केस है इसका फैसला असरअंदाज हो सकता है। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके दरमियान, दो टीमें बन गई हुई हैं, तो मुलाकात भी जेल में करवा दी गई है। अली गंडापुर साहब अलहदा मुलाकात करके गए और कहा जा रहा है कि अली गंडापुर के साथ जो बात हुई है इमरान खान की, असल बात हुई है। बाकी जो टीम के अरकान गए थे, उमर अयूब साहब गए थे और हामिद रजा साहब गए थे, नासिर अब्बास साहब गए थे, ये लोग जो मिलके आए हैं, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब, उन्होंने यही कहा कि जनाब 31 जनवरी जो है वो डेडलाइन है, उससे पहले पहले जनाब कमीशन बना दें 9 वाला और 9 मई वाला और 26 नवंबर वाला, और जनाब हमारे साथ साढ़े हाथ थोड़ा किया जाए। इस्तगासा ने कहा साड़ी जमानत तो लैन ना कम अज कम इस्तगासा मुखालफत ना करें। भाई साहब एक तरफ आप ये तासर देने की कोशिश करते हैं जनाब हमने कोई रायत नहीं लेनी, अदालतों से इंसाफ लेना है, तो अदालतों से इंसाफ लेना है तो फिर इस्तगासा जो है उसको अपनी पूरी जंग लड़ने दें। उसको क्यों कह रहे हैं कि इस्तगासा हमारी जमानतों की मुखालफत ना करें? ये एनआरओ नहीं तो और क्या है? एनआरओ का नाम लें तो वैसे इनको मिर्चें बड़ी लगती हैं, चीखें बड़ी मारते हैं, तो एनआरओ और किसको कहते हैं कि जनाब हमें बाहर आने दिया जाए। अच्छा, दूसरा ये तय हो चुका हुआ है दोनों तरफ की जो टीमें हैं उनके दरमियान के बाहर जो भी हो, जो भी फैसला है उसकी बुनियाद पे मुज़ाकरात में तअत्तुल नहीं आएगा, ये पहले तय हो चुका हुआ है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब अगर वहाँ कुछ पहले से तयशुदा चीज़ें हैं तो हो सकता है जनाब इमरान खान और बुशरा बेगम बरी हो जाएं। वैसे जो शहादतें हैं वो तो यही बताती हैं कि जनाब इनको सजा होनी है। अगर वाक़ईतन ये बरी हो जाते हैं तो फिर इस बात में वजन है कि जनाब अंदर खाते को मामला तय हो गए और इनको रायतों शायतों का जो सिलसिला है इमरान खान को ये शुरू हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा और मुज़ाकरात जो हैं ये आगे चलेंगे। नतीजा नतीजा निकलता है, नहीं निकलता, नहीं निकलने के चांसेस ज़्यादा है। हुकूमत भी घूम तो मिट्टी चाट रही है, ये भी बस किसी उम्मीद से लगे हुए ने। एक सूरत ही है, मुज़ाकरात अगर आगे बढ़ते हैं तो एक सूरत में ही एक ही कामयाबी की सूरत है और वो ये है कि इमरान खान साहब जो है अपना रवैया बदले। 9 मई वाला जो मामला है उस पे उसको कबूल करें और उससे उस पे पूरी कौम से ये माजरत करें अलल ऐलान, खुफिया तौर पे नहीं, बंद कमरे में नहीं कि जनाब वो गया फलाना वकील तो उससे उन्होंने कहा जनाब मुझे बड़ा अफसोस है मैं माजरत कर, ऐसे नहीं, अलल ऐलान सबको पता चलेगा इमरान खान जो इस मामले पे माजरत कर रहे हैं। इसके बाद ही कोई नतीजा खेज हो सकते हैं ये जो मुज़ाकरात है, इसके अलावा नहीं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।